बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड है। मैं उबैदुल्लाह हूँ। इतना मैं बताता जाऊँ, ये बुक में मुझे ये टॉपिक एक से ज़्यादा जगह पर बिखरा हुआ मिला, तो मैंने इस खातिर जो है ना ये मटेरियल ज़्यादातर इंटरनेट से उठाया हुआ है, ताकि तमाम स्टूडेंट्स को जो है ना तमाम मटेरियल इकट्ठा एक जगह पर मिले। और जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो भी मैंने इंटरनेट से उठाया। चलिए ये बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ, इससे पहले भी एक लेक्चर में हमने इन्वेंट्री के हवाले से डिस्कशन की थी और यह डेफिनेशन उस वक्त की है। इन्वेंट्री इज अ बफर और स्टोर टू स्मूथ आउट द डिफरेंस इन डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई में फ़र्क हो सकता है, कस्टमर आ सकते हैं, प्रोडक्ट डिमांड कर सकते हैं, हमारे पास सप्लाई शॉर्ट हो तो मसला हो सकता है। तो इन्वेंट्री हम मेंटेन करके और इन शॉर्टफॉल्स को, इन शॉर्टेजेस को कवर करते हैं। ये डिस्कशन पहले भी हो चुकी है जब हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पढ़ रहे थे और जब हम इस तरह के और ज़रूरी टॉपिक पढ़ रहे थे। तो ये पिछले लेक्चर की बातें हैं, वहाँ पर मैंने इन्वेंट्री को डिफाइन कर दिया था। अभी हम इन्वेंट्री के हवाले से कुछ और बातें हैं। एक अहम मसला है कि इन्वेंट्री कब आपकी हो जाती है और कब तक आपकी रहती है, ये ज़रा अहम बात है। एक तो वो है कि कंपनी में हमारे पास कुछ इन्वेंट्री पड़ी हुई है, ज़ाहिर हो तो हमारी हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन इसके अलावा भी बातें होती हैं और इसके लिए आपको एक लफ्ज़ समझना है, FOB शिपिंग पॉइंट और FOB डेस्टिनेशन। FOB स्टैंड्स फॉर फ्री ऑन बोर्ड, और फ्री ऑन बोर्ड शिपिंग पॉइंट या बाज़ औक़ात कहते हैं फ्री ऑन बोर्ड ऑरिजिन। शिपिंग पॉइंट या ऑरिजिन दोनों कह देते हैं। तो FOB शिपिंग पॉइंट ये टर्म्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के, और FOB डेस्टिनेशन ये एक और टर्म्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के। और यूँ समझे कि आपकी कंपनी ने अपने सप्लायर को ऑर्डर दिया हुआ है, लेकिन उनमें जो टर्म्स हैं वो हैं FOB शिपिंग पॉइंट या FOB ऑरिजिन। तो आपने अपने सप्लायर से कोई चीज़ मंगाई है, होगा ये कि सप्लायर जो ही आपको उसको शिप कर देगा तो वो चीज़ आपकी हो जाएगी, और पूरे रास्ते में अगर उसका कोई ख़तरा होगा, कोई डैमेज होगा, तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि आपके टर्म्स क्या हैं, FOB शिपिंग पॉइंट है। जो ही वो शिप कर देगा चीज़ आपकी जिम्मेदारी में लग जाएगी और वो आपकी इन्वेंट्री में काउंट होगी, अगरचे अभी स्टिल इन ट्रांजिट है, वो रास्ते में है लेकिन आपकी है, और आपकी इन्वेंट्री वो शुमार होगी। तो ये प्लीज़ ज़हन में रखें। इसी तरह बाज़ औक़ात होता है FOB डेस्टिनेशन। FOB डेस्टिनेशन ये है कि आपकी कंपनी ने अपने किसी बायर को कोई प्रोडक्ट भेज दिया, लेकिन उसके जो टर्म्स हैं वो है FOB डेस्टिनेशन, कि भाई वो जब डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, जब बायर्स के पास पहुंचेगा तो तब तक आपका रहेगा, तो पूरे ट्रांजिट में वो आपका रहेगा। तो ये इन्वेंट्री आपके अगर ये शिपिंग पॉइंट होता तो जो ही आप मेल करते या जो ही आप शिप करते तो फ़ौरन उसको हो जाता, लेकिन जो टर्म्स हैं अभी वो है FOB डेस्टिनेशन। इसका क्या मतलब है, जब तक वो रास्ते में रहेगा तब भी आपका रहेगा, और रास्ते में होने वाले डैमेजेस के भी आप जिम्मेदार होंगे, तो वो आप ही की इन्वेंट्री रहेगी। तो प्लीज़ ये बात ध्यान में रखें कि इन्वेंट्री ये वाली भी आपकी है। और इसी तरह वो इन्वेंट्री जो कंसाइनमेंट वगैरह में है, और कई दफ़ा इस तरह के जो आप दूसरों को बेचते हैं, तो वो बिल्कुल FOB डेस्टिनेशन के तरीक़ाकार पे, तो वो भी आपकी होती है। तो इन्वेंट्री को ज़रा समझें, इसमें ये ओनरशिप का मसला, एक चीज़ कब तक आपकी है, कब किसी और की हो गई है, ये पॉइंट्स बड़े अहम हैं। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट्स बड़े अहम हैं। दूसरी बात जो इन्वेंट्री के हवाले से अहम है वो है टेकिंग फिजिकल इन्वेंट्री, या बात कहते हैं टेकिंग फिजिकल काउंट ऑफ इन्वेंट्री।
कई दफ़ा होता यह है, और ये ख़ास तौर पे उन कंपनियों में कि जिनमें बहुत बड़ी मिकदार में इन्वेंट्री होती है और कई किस्म की इन्वेंट्री होती है, तो बुक्स में इन्वेंट्री कुछ और होती है और कई दफ़ा थोड़ी बहुत तो लगा रहता है, छोटी बोरी हो जाती है, कुछ और हो जाता है, थोड़ी मुलाजिम थोड़ी बहुत चीज़ें उधर उधर कर लेते हैं, तो इन्वेंट्री में प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसी वजह से एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इन्वेंट्री इज फिजिकली काउंटेड टू डिटरमिन एक्चुअल क्वांटिटी ऑन हैंड, कि एक्चुअल हमारे पास कितनी है वो फिजिकल काउंट किया जाता है। द यूनिट्स ऑफ इन्वेंट्री फिजिकल काउंटेड आर देन वैल्यूड एट कॉस्ट, तो फिर उनकी टोटल वैल्यू मालूम की जाती है, और किस प्रिंसिपल पे? कॉस्ट पे, जिस पे खरीदा था उसके हिसाब से उसकी वैल्यू कर दी जाती है, और फिर शायद ज़रूरत के वक्त बुक्स के साथ एडजस्टमेंट की भी ज़रूरत पड़े। Any difference between the general ledger balance and the value of physical inventory is recorded as shrinkage. तो जनरल लेजर में बैलेंस में और फिजिकल इन्वेंट्री में कई दफ़ा के डिफरेंस आ जाता है, फिजिकल इन्वेंट्री कम होती है, तो बहरहाल उसको हम श्रिंकेज कह देते हैं और उसके लिए एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। फिर इन्वेंट्री के हवाले से कुछ ज़रूरी बातें। इन्वेंट्री अकाउंटिंग मेथड्स में दो बेसिक मेथड्स हैं हमारे पास। There are two basic methods used to account for inventory. The one is periodic, the other is perpetual. अब पीरियाडिक में कई बातें जो है ना, जब अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म हो जाता है तो उस वक्त वो सही तौर पे कैलकुलेट के दरमियान में उसका अंदाज़ा ही नहीं होता। और परपेचुअल अकाउंटिंग में हर ट्रांजैक्शन को और हर अकाउंट को मौके पर अपडेट किया जाता है। ये बड़ा अहम फ़र्क है। और परपेचुअल इन्वेंट्री इस वजह से कंप्यूटर्स के बगैर ख़ासतौर पर बड़े बिजनेस में और उन बिजनेस में जिसमें छोटे छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं, लो वैल्यू के प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें परपेचुअल इन्वेंट्री कंप्यूटर्स के बगैर नहीं होती। पीरियाडिक इन्वेंट्री ज़्यादा मशहूर है, कम से कम उन बिजनेसेस में जिनमें कंप्यूटर कम इस्तेमाल हो रहा है। A separate general ledger account is used for each type of inventory transaction. Cost of goods sold transactions are ignored. They are ignored during the period and recorded only at the end of the period. ये एक अहम बात है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ट्रांजैक्शन जो हैं वो साल के आखिर में ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बैलेंस इन द जनरल लेजर इज नॉट अपडेटेड, और चूंकि वो अपडेट नहीं होता तो वो ट्रू पिक्चर को शो नहीं करता until the end of the period and doesn't represent the value of inventory on hand. तो ये बहरहाल ट्रू पिक्चर को शो नहीं करता। पीरियाडिक इन्वेंट्री में ये मसले लगे रहते हैं। परपेचुअल इन्वेंट्री में क्या होता है? ऑल इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन अ सिंगल मर्चेंडाइज इन्वेंट्री अकाउंट इन द जनरल लेजर। तो बहरहाल तमाम ट्रांजैक्शन मौके पर ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड एज इनकर्ड थ्रू द पीरियड। ये बड़ी अहम बात है। The cost of goods sold transaction they are recorded as incurred. तो साल में जिस वक्त भी कोई भी चीज बिकती है तो मौके पर ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अपडेट किया जाता है। All inventory transactions are recorded as incurred, or constantly updating the value of inventory in the general ledger, which represent the value of inventory on hand. तो आपको मर्चेंडाइज इन्वेंट्री यानी हर सेकंड्स के साथ अपडेटेड मिलती है, हर वक्त अपडेटेड मिलती है। और जाहिर है कि ये इतनी अच्छी अपडेशन जो है ये कंप्यूटर के बगैर नहीं होती। ये बेसिकली इस तरह की कंपनियों में होती है कि जिसमें पॉइंट ऑफ परचेज, पॉइंट ऑफ सेल पे कंप्यूटर लगे होते हैं, टर्मिनल लगे होते हैं, और वो टर्मिनल जो है एक ओवरऑल सेंट्रलाइज डेटाबेस के साथ कनेक्ट होते हैं। और जो आप एक एक प्रोडक्ट बेचते हैं और प्रोडक्ट पे अक्सर बारकोड या इस तरह का कोई तरीकाकार लगा होता है, और जो प्रोडक्ट बिकते हैं बारकोड स्कैन होता है, तो वो सिर्फ कस्टमर के लिए जो है ना वो रिसीट नहीं बना रहा होता, बल्कि इसके अलावा वो कई एक और चीज़ें अपडेट कर रहे होते हैं। बिलफर्ज वो ये अपडेट कर रहे होते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कितनी मिकदार में बिक रहा है, और साथ साथ उसकी इन्वेंट्री वो कम कर रहा होता है।
इसी तरह उसके वैल्यू जो है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में जो है ना उसकी कॉस्ट ऐड कर रहा होता है। इसी तरह रेवेन्यूज को रिकॉर्ड कर रहा होता है, कितनी सारी और चीजें हैं, वो मुसलसल तमाम रिकॉर्ड्स को अपडेट कर रहा होता है। तो इस तरह के रिकॉर्ड को हम परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड कहते हैं। और जाहिर है कि आप जानते हैं कि इतना सब कुछ जो है ये कंप्यूटर्स के बगैर और जदीद सॉफ्टवेयर्स के बगैर नहीं हो सकता। इन्वेंट्री कॉस्ट, इन्वेंट्री का कॉस्ट कैसे मालूम करते हैं? कॉस्ट इज द टोटल रिसोर्सेज गिवन अप टू एक्वायर इन्वेंट्री। तो जी इन्वेंट्री को आपके बिजनेस प्लेस तक लाने के लिए जो टोटल खर्चा आता है, जितने रिसोर्सेज लगते हैं, इसमें सिर्फ प्राइस की बात नहीं है, रास्ते का किराया, हैंडलिंग, काउंटिंग, इसके जो सारे हिसाबात वगैरह, वो सारा कुछ उसके पीछे हिसाब किया जाता है कि आपके बिजनेस प्लेस तक आने के लिए उस पर टोटल खर्चा कितना है। और ये कॉस्ट असाइन की जाती है इन चारों में से मुख्तलिफ किसी भी मेथड पर। एक तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फाइफो मेथड है, लास्ट इन फर्स्ट आउट या लाइफो मेथड है, वेटेड एवरेज कॉस्ट, ये भी एक मेथड है। तो 3-4 मेथड है, इनमें से किसी भी मेथड को इस्तेमाल करके इन्वेंट्री की वैल्यूएशन होती है। अच्छा जी, the actual application of these methods will vary depending on whether a perpetual or periodic inventory system is being used. अच्छा, ये बात ध्यान में रखें, बिलफर्ज आप फाइफो यूज कर रहे हैं तो फाइफो पीरियाडिक में कुछ और होगा, परपेचुअल में कुछ और होगा। एक ही डेटा पर पीरियाडिक में कुछ और होगा, परपेचुअल में कुछ और होगा। प्लीज ये ध्यान में रखें। और इंशाल्लाह थोड़ी देर में मैं इस तरह का एग्जांपल लूंगा कि एक ही डेटा पर ये सारा कुछ कैलकुलेट करूंगा ताकि आपको फर्क भी समझ आए। एक और प्रिंसिपल है लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट। एक होती है ना, ओरिजिनल चीज हमने कितने में परचेज की है और अब उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है। इसकी एक आसान मिसाल है, बाज़ चीज़ों की कम में परचेज की होती है, वक्त के साथ कीमत बढ़ जाती है। जैसे आप ज़मीन वगैरह खरीदते हैं, शुरू में कम कीमत पर ख़रीद लेते हैं, बाद में वो महंगी हो जाती है, अक्सर औकात ये देखा गया है। तो उसमें कॉस्ट और मार्केट वैल्यू कुछ और होती है। इसी तरह बाज़ और चीज़ें हैं, उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, मार्केट वैल्यू कम होती है। जैसे आप एक कार खरीदते हैं, आज खरीदते हैं और साल 2 साल बाद उसकी मार्केट वैल्यू बहुत गिर जाती है। ये बात कंप्यूटर्स में बहुत ज़्यादा देखी गई है। आज कॉस्ट कुछ और है लेकिन मार्केट वैल्यू बहुत तेज़ी से गिरती है, तो ये फ़र्क लगा रहता है। तो इन्वेंट्री के साथ भी ये रूल अप्लाई होता है। एज विद ऑल एसेट, इन्वेंट्री इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट व्हेन एक्वायर्ड। अब बहरहाल ये तो आपको पता है, कॉस्ट प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का, कि जितने भी एसेट्स हैं हम उनको बुक्स में एट कॉस्ट रिकॉर्ड करते हैं जितने पर खरीदा है। ओवर टाइम हावेवर द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग द इन्वेंट्री विद द सेम टाइप ऑफ इन्वेंट्री, इसको मार्केट कॉस्ट कहते हैं, कि अगर वही इन्वेंट्री आप दोबारा रिप्लेस करना चाहें, ठीक है ना, इनको हटाकर दूसरा रिप्लेस करना, तो ये मार्केट में फॉल बिलो द परचेज कॉस्ट। ठीक है, कई दफ़ा ये हो जाता है, और ये खासतौर पर उन प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं जिनमें मार्केट वैल्यू कॉस्ट से कम हो, जैसे मैंने कंप्यूटर वगैरह की बात कर दी। द लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्रिंसिपल मे बी अप्लाइड इन वन ऑफ द 3 वेज। या तो आप ये कर सकते हैं कि पूरी के पूरे इन्वेंट्री पे एक जनरल रूल के तहत कर दें, या आप इसको मुख्तलिफ प्रोडक्ट के ग्रुप्स पे कर लें, प्रोडक्ट लाइन्स पे कर लें, या फिर आप हर प्रोडक्ट पे इंडिविजुअली कर लें। और जनरली दिस सिचुएशन रिक्वायर्स अ जर्नल एंट्री। और उसके लिए किस तरह की जर्नल एंट्री होती है? बेसिकली आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट कर देते हैं, ठीक है ना, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को आप क्रेडिट कर देते हैं, या एक पर्टिकुलर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को आप क्रेडिट कर देते हैं। तो जो भी सिचुएशन हो उसके मुताबिक आप करते हैं, और वो अमाउंट, या XXX यहाँ पर वो अमाउंट बता रहा है। तो बहरहाल ये तो उसके रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए, मार्केट पर उसको वैल्यूएट करने के लिए। अब थोड़ा सा आपको इन्वेंट्री कॉस्ट फ्लो एजम्पशंस बताने हैं, लेकिन ये एजम्पशंस स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन में अलग बताने हैं, फाइफो, लाइफो और एवरेज में अलग बताने हैं।
स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन के मुतालिक मैं एक बात बताता जाऊं कि मैंने इसको थ्योरेटिकल कंप्लीटेंस के लिए इधर रखा है, वरना ये कोई प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड नहीं है, और वो आपको थोड़ा सा इधर पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी कि इसमें क्या मसाइल है। Specific identification mean that each item in inventory retains नहीं है, retains its purchase cost throughout the inventory. In cost of goods sold cycle, अब इसका क्या मतलब है कि हर एक आइटम आप खरीदते हैं तो उस आइटम की ओरिजिनल जो कॉस्ट प्राइस है, जब तक वो इन्वेंट्री में है या जब तक वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में है, हर एक आइटम अपनी अलग प्राइस, अलग शनाख्त रखेगा और अलग प्राइस रखेगा। ये काफ़ी मुश्किल काम है, ख़ास तौर पे इस तरह रिटेल स्टोर में जिनमें बहुत बड़ी मकदार में लो कास्ट के प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें हर प्रोडक्ट का अलग अलग कॉस्ट का हिसाब रखना ये काफ़ी मुश्किल काम है। दिस इन्वेंट्री मेथड इज अप्रोप्रिएट फॉर लो वॉल्यूम। ज़रा ये देखें, ये ख़ास जगह पर ठीक रहता है। कौन सी जगह पर? जहां पर बिजनेस का लो वॉल्यूम और हाई वैल्यू इन्वेंट्री होती है। मिसाल आप इसके न्यू कार डीलर ले लें, इसको आप मिसाल ले लें, ठीक है ना। न्यू कार डीलर्स में क्या होता है कि उसके पास एक प्रोडक्ट जो वो बेचता है, यानी महीने में वो बहुत थोड़ी कारें बिकते हैं तो वो लो वॉल्यूम हो गया, लेकिन जो थोड़ी बिकते हैं उसके ओवरऑल जो है कीमत बहुत ज़्यादा होती है, यानी हाई वैल्यू इन्वेंट्री होती है उनकी, ठीक है। ऐसी चीज़ों में फिर यह मुमकिन है कि एक पर्टिकुलर कार की आप उसके साथ उसकी प्राइस भी में अलग से मेंटेन रखें, सब कुछ अलग, यहाँ मुमकिन है। लेकिन आप जो है हर जगह जिस तरह मैंने आपको रिटेल स्टोर्स की बात बताई, ये दवाइयों के शॉप्स की बात बताई, वहां पर आप इस तरह का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं रख सकते। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन इज टिपिकली यूज्ड विद द परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड। इसका असल मतलब यह है कि परपेचुअल रिकॉर्ड वाले जगह पर इसको रखा जाता है, और कंप्यूटर्स की मदद से स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन फिर भी शायद कुछ अच्छी हो। This method provided the truest value for both ending inventory and cost of goods sold. तो ये काफ़ी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है एंडिंग इन्वेंट्री का भी और कॉस्ट ऑफ गुड, बट इट इज़ टू कम्बरसम फॉर मैनी एप्लीकेशन। बहुत सारी एप्लीकेशन में ये ठीक ठाक कम्प्लेक्स चीज़ है, और इसी वजह से स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड बहुत कम इस्तेमाल होता। जो हम मेथड इस्तेमाल करते हैं अकाउंटिंग में ज़्यादा, वो है FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट, एंड एवरेज कॉस्ट। अंडर these three inventory method, inventory items or units do not retain their unit purchase cost after purchase has been recorded. Instead, units sold during the accounting period and unit remaining in inventory at the end of the accounting period are assigned a cost according to the rule of FIFO, LIFO or average cost. तो ये थोड़ा सा ज़रा है कि आप परपेचुअल मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, पीरियोडिक इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बेस पे, और इसके अलावा LIFO, FIFO और एवरेज कॉस्ट कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बेस पे आपके प्रोडक्ट्स की कॉस्ट बदलती रहती है। तो ये बात याद रखें कि इसमें दो बातें अहम होती हैं। एक तो ये कि आप पीरियोडिक या परपेचुअल कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये कि उस मेथड के अंदर रहते हुए FIFO, LIFO या एवरेज कौन सा एजम्पशन पे आप काम कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट बदलती रहती है। तो ये जो भी कंपनी की पॉलिसी हो, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उसके मुताबिक ये सब अलाउड है, लेकिन कंपनी ने वाज़ेह तौर पे अपनी पॉलिसी बतानी होती है बस। इस समरी की तरफ मैं फिर आऊँगा, पहले हम एक क्वेश्चन को डिटेल में देख लेते हैं। बल्कि इस तरह करते हैं कि ये क्वेश्चन में इधर वर्ड में आपको बता देता हूँ। असल में मैंने उधर सोल्यूशन भी इधर भी है उधर भी है, लेकिन सोल्यूशन हम उधर देखेंगे और वर्ड में प्रॉब्लम को देखते रहेंगे। इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड पे ये एक प्रॉब्लम है, और उस एक प्रॉब्लम में हमने FIFO, LIFO, एवरेज कॉस्ट पीरियोडिक में भी किया है, FIFO, LIFO, एवरेज कॉस्ट हमने परपेचुअल में भी किया है।
मेरा एक मकसद ये है कि एक जैसी ट्रांजैक्शन हो और उस पर ये सारी कैलकुलेशन हो तो आपको सबका फर्क वाज़ेह हो जाएगा। अलबत्ता एक बात आप नोट करें कि ये चढ़े कैलकुलेटर पे बता देता हूं मैं आपको। आप ये ट्रांजैक्शंस देखें कि हमें बिगिनिंग इन्वेंट्री मिली थी 10 यूनिट्स की। जनवरी के शुरू में हमें जो इन्वेंट्री मिली थी वो 10 यूनिट्स की थी। फिर हमने 40, फिर 50, फिर 40 हमने परचेजेस किए हैं। तो चले ये साथ ऐड कर लेते हैं ताकि टोटल इन्वेंट्री अवेलेबल कितनी है, प्लस 40 प्लस 50 प्लस 40, यह आ गया 140 104। मेरा ख्याल में कुछ गलती कर ली मैंने, चले मैं जल्दी से दोबारा कर लेता हूँ। सॉरी, शुरू हमने किया था 10 से, प्लस 40 प्लस 50 प्लस 40, ये 140 आ रही है टोटल। ठीक है ना, ये हमारे पास टोटल इस जनवरी के दौरान अवेलेबल इन्वेंट्री थी, नंबर ऑफ यूनिट्स। अब इससे जो हमने बेचे हैं तो वह है 20 20 30 20। जरा ये देखें, ये हमने जो बेचे हैं वो है -20 -20 -30 -20। तो हमारे पास एंड ऑफ द पीरियड जो है हमारे पास 50 यूनिट इन्वेंट्री में बाकी रह गए और यही है, प्रोवाइडेड देयर आर 50 यूनिट इन द एंडिंग इन्वेंट्री एंड जनवरी 31। तो ये एक महीने के एंड की बात हो रही है। एक महीने के एंड में, जनवरी के स्टार्ट से लेकर जनवरी तक के एंड तक, जनवरी के एंड पर हमें 50 यूनिट हमारे पास इन्वेंट्री में थे और हमारे ये ट्रांजैक्शन हुए हैं इस जनवरी के पूरे। यकम जनवरी को तो बिगिनिंग इन्वेंट्री हमें मिल गई, जनवरी 5 को परचेजेस किए हैं, जनवरी 6 को कुछ सेल किए हैं। अच्छा, मुझे सेलिंग प्राइस से फिलहाल दिलचस्पी नहीं है, मुझे रेवेन्यू का हिसाब नहीं करना। हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का हिसाब करना है और कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का, रिमेनिंग इन्वेंट्री जो 50 यूनिट है उनका हिसाब करना है बस। तो इसलिए यहाँ मैंने प्राइसेस नहीं दिए हैं। बहरहाल तो परचेजेस और सेलिंग का थोड़ा बहुत जिक्र मौजूद है इधर। चलिए इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। और रिक्वायर्ड क्या है, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो चूंकि कॉस्ट है तो कॉस्ट तो इजी से मालूम हो जाएगा, एंड कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री अगेन कॉस्ट है तो इजी से कॉस्ट मालूम हो जाएगा, हमें सेलिंग प्राइस की जरूरत नहीं पड़ेगी अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर। और कौन से प्रोसीजर है, 5 ऑफ पीरियाडिक, लाइफ ऑफ पीरियाडिक, एवरेज कॉस्ट पीरियाडिक। इसी तरह 5 ऑफ परपिचुअल, लाइफ ऑफ परपिचुअल एंड एवरेज कॉस्ट परपिचुअल। तो इन तमाम मेथड से हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है। चलेगी, आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये तो वर्ड में क्वेश्चन है, एक्चुअली मैंने यहाँ पर भी सॉल्व किया लेकिन यहाँ सोल्यूशन मैं नहीं बताऊंगा, सोल्यूशन में इधर बताऊंगा इंशाल्लाह आपको पीडीएफ में। पीडीएफ में ये है कि कर्सर वर्सर मौजूद नहीं होता, बड़ी आसानी से मूवमेंट होती है। तो ये सोल्यूशन अगर क्वेश्चन देखना होगा तो हम उधर जाके देखेंगे। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से हम देखेंगे तो हमने बेसिकली 90 यूनिट्स, जिस तरह मैंने आपको बताया 90 यूनिट्स हमने जो है ना सेल आउट किए हुए हैं, ठीक है ना, और 50 यूनिट हमारे पास बाकी है। ये टोटल में अगर आप देखें 90 यूनिट हमने सेल आउट किए, 50 यूनिट हमारे पास बाकी है। अब इस 90 यूनिट की जो सेल आउट किए हैं इनकी कॉस्ट क्या है, ये होगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और जो 50 यूनिट बाकी रह गए हैं उनकी कॉस्ट क्या है, ये होगा कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। और ये FIFO मेथड से ये टेबल कैसे बन गया है ये मैं आपको ज़रा थोड़ा बहुत एक्सेल में बता दूंगा। इस तरह करते हैं, एक्सेल ही ज़्यादा बेहतर है, उसको लोड कर देते हैं। अच्छा जी, ये क्या आ गया है, अच्छा जी ये एक्सेल मेरे पास आ गया। अच्छा, अब आप देखें कि हमने पहले चले ये मैं अलग से एक्सेल में लिख लेता हूं कि टोटल 90 यूनिट का मैंने आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बताना है, ठीक है ना। 90 यूनिट्स का मैंने आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बताना है। एक मिनट, मैं ये फॉर्मेट इधर से, ताकि टाइपिंग का काम ज़रा कम हो जाए, कि इधर से कॉपी कर लेता हूँ और एक्सेल में ले जाता हूँ, ज़रा आसानी हो जाएगी।
ठीक है। अच्छा, इधर कहीं लिख लेते हैं हम अपने लिए कि 90 यूनिट एक्चुअली हमने सेल किए हैं, ठीक है। और यही चीज़ हम कॉपी करके एक और जगह रख सकते हैं। और ये भी हम लिख लेते हैं कि 50 यूनिट हमारे पास रिमेनिंग है एंडिंग इन्वेंट्री में। ये 90 हमने सेल आउट किए हैं और 50 हमारे पास बाकी हैं। बाकी इसका ज़्यादा डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं, आप समझ गए। 90 हमने सेल आउट किए हैं, 50 हमारे पास बाकी है। उसका हिसाब हम इधर करेंगे, ठीक है ना। ठीक है जी, चलें एक दो रोज और भी इस तरह की ऐड कर लेते हैं, जितनी ज़रूरत होगी बाद में फिर टोटलिंग करते रहेंगे। पहले आप ये देखें कि हमारे पास 90 यूनिट हमने सेल किए हैं, तो हमारे पास कितने यूनिट कौन से वाले मौजूद हैं। और एक बात याद रखें कि अभी हम चल रहे कौन से मेथड पे, पीरियाडिक पे। तो पीरियाडिक का क्या मतलब हुआ? पीरियाडिक का मतलब ये हुआ कि मैं ये जितनी कैलकुलेशन कर रहा हूँ ये मैं जनवरी के एंड में 31 जनवरी को कर रहा हूँ। ये सारी कैलकुलेशन में 31 जनवरी को कर रहा हूँ। मैं ये अलग अलग डेट पे फौरी तौर पे मैंने अपडेशन नहीं की, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले मेरे पास 10 यूनिट्स थे और वो एक खास प्राइस थे, तो चले 90 में से 10 निकाल लेते हैं। 10 हमने बेचे हैं और किस प्राइस पे बेचे हैं? 10 हमने बेचे हैं और 120 पे बेचे हैं। देखें, 10 हमने बेचे हैं और 120 पे बेचे हैं, तो यहाँ उसका कॉस्ट हो जाएगा इक्वल टू दिस नंबर मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर। ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड याद रखें, यहाँ पर ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बन रहा है। 90 में से 10 तो निकल गए हैं, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट देखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो चलने हैं 40 यूनिट्स हमारे पास सारे ही 125 प्राइस वाले हैं। तो हम कहेंगे कि फर्स्ट इन चूंकि जो पहले आए हैं वो पहले बिकेंगे, तो 125 प्राइस वाले 40 यूनिट्स, 40 यूनिट्स 125 प्राइस वाले, और ये उनकी कॉस्ट हो गई। चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे तो हमारे पास कितने रह गए हैं। हमने जाहिर है कि 90 थे, आप गौर करें 90 थे, 10 प्लस 40 तो 50 तो हो गए, अब सिर्फ 40 रह गए। और क्या 40 के 40 एक प्राइस पे निकाल सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास 50 आइटम्स हैं और सारे के सारे एक ही प्राइस वाले 130 वाले, तो ठीक है इनसे 40 निकाल लेते हैं। 40 सॉरी ये कहाँ लिख रहा हूँ, ये 40 यहाँ पर और ये 130 के प्राइस वाले, ठीक है। और ये सारे ये हो गया, और बस इसके बाद इसका टोटल कर लेंगे क्योंकि 90 पूरे हो गए, तो इसका टोटल हो जाएंगे 90 ये, और इन सब का टोटल हो जाएगा 11,400, ठीक है ना, 11,400। और ये यहाँ पर नहीं, इसमें अब आपको 11,400 इसकी और इस 90 की समझ आ रही होगी। और 10 40 40 मैंने क्यों किया है, किस तरह किया है, ये भी आपको समझ आ गई एक से। इसी तरह ये 10 क्यों ये किए हैं, तो आप ये देखें, ये देखें हमने अब ये 90 तो पूरे हो गए, वो हिसाब तो हमने इधर खत्म कर दिया। अब हमारे पास 50 ये बराबर करने हैं, ठीक है ना, इन 50 का करना। तो आप ये देखें कि हमारे पास इन 50 में से 40 निकल गए थे, 10 40 40, तो 10 इसमें रहते हैं और 10 130 प्राइस वाले हैं, तो 10 रहते हैं और वो 130 प्राइस वाले हैं। तो बहरहाल इसकी भी उस तरह मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ये 1300 हो गया। 10 ये रह गए और 50 में से 10 तो हो गए 40 और 40 और आप ये देखें, ये परचेज जो 40 आपने कर दिए 132 प्राइस वाले, तो 40 132 प्राइस वाले, और ये ठीक है ना। और यहां पर हम उसका टोटल कर लेते हैं, यहां टोटल कर लेते हैं इसका, ये 50 ये हो गए, ये वाले 50, और ये टोटल कर लेते हैं इस तरह 6,580 6,580, ये देखें ये आ गया 6,580। ये मैंने कौन से चलाया, FIFO मेथड पीरियाडिक इन्वेंटरी में, ठीक है ना, FIFO पीरियाडिक।
अच्छा जी, अब आपको लाइफो पीरियाडिक बताता हूँ, ठीक है ना। फाइफो पीरियाडिक बता दिया, अब आपको लाइफो पीरियाडिक बताता हूँ कि उसमें ये कैलकुलेशन कैसे होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन कैसे होती है और एंडिंग इन्वेंट्री की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो बाकी वो तो वैसे ही चमक दमक है कि इधर मैंने टोटल लिख लिया है, इधर ऐसे और उस तरफ वो थोड़ा सा इसका बता दिया, और क्या चीज़ें हैं, बाकी प्रेजेंटेशन है और कुछ भी नहीं, वो आप लोग खुद कर लेना, ठीक है। अब मैं लाइफ हो और पीरियाडिक इन्वेंट्री मेथड की बात बता रहा हूँ। अच्छा जी, ये डिलीट कर लेते हैं और ये भी डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। अब अगेन लाइफो में भी मैंने 90 यूनिट बेचने, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बात ध्यान में रखें कि ये लाइफो है लेकिन पीरियाडिक इन्वेंट्री। पीरियाडिक का क्या मतलब हुआ कि एंड ऑफ पीरियड, जनवरी के एंड में मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अब जनवरी के एंड में कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं देखूंगा कि ये 20 मैंने इसके बाद बेचे थे, मैं बस सिर्फ ये देखूंगा कि 90 मैंने बेचे और सबसे आखिर में कौन से खरीदे हैं, 40 132 वाले खरीदे हैं। चले जी, तो मैंने 90 पूरे करने, 40 मैंने आखिर में खरीदे थे, 132 उसके प्राइस थी, और ये देखें दिस मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर। चले जी, 40 सबसे आखिर खरीदे वाले सबसे पहले निकाल दिए, 40 ये निकाल दिए और अब रह गए 50। तो इस 40 के बाद हमारे पास यही वाले 50 रह गए हैं 130 वाले, तो बस इसी को निकाल लेते हैं, इत्तेफाक से 50 ही हैं, तो 50 ये निकाल लिए और ये 130 प्राइस वाले और ये 130 प्राइस वाले हमने निकाल लिए, ठीक है ना। और इसको डायरेक्ट टोटल कर लेते हैं, 90 ये और इसको भी टोटल कर लेते हैं, और 11,780, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर बात समझ आ रही होगी कि 50 एक निकल गए और 40 ये निकल गए हैं और 11,780, बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये 50 ऊपर लिख दिए ये नीचे, आप वो एक्सेल में देखें मैंने 40 ऊपर लिखे हैं फिर उसके बाद 50 लिखे हैं, लेकिन एज लॉन्ग एज आपने वो सारा हिसाब 90 का नीचे से शुरू करना है, आखिरी वाले पहले करने हैं और फिर बाद वाले, तो इंशाल्लाह आप इसमें मसला नहीं बनेगा। ये आपको 11,780 और 90 की आपको होपफुली समझ आ गई होगी। ये हो जाने के बाद अब आपने हिसाब करना है इस बात का कि जो रह गए हैं, ठीक है ना, जो रह गए हैं 50 यूनिट्स, तो वो कौन से हैं। तो आप देखें कि ये 40 ये निकल गए, 50 ये निकल गए, तो ये 10 और 40, 10 120 वाले और 40 125 वाले रह गए हैं, और यही पर जो है ना इसका इधर 10 120 वाले और 40 125 वाले, और सिंपल एड ओके। तो अब आपके पास जो पता चलता है कि जी फाइफो में वो 90 यूनिट जो बिके हैं उनका कॉस्ट है 11,400 और 50 जो बच गए हैं उनकी कॉस्ट है 6,580। लेकिन लाइफो में पीरियोडिक में 90 जो बिके हैं उसकी कॉस्ट है 11,780। अब जरा देखें 11,400 और 11,780 बिल्कुल बहुत फर्क है, और जो बच गए हैं 50 वो पहले था 6,580 अब से 6,200, तो एंडिंग इन्वेंट्री की कोई और कॉस्ट हो गई है लाइफो में। आगे जाते हैं जी एवरेज कॉस्ट मेथड पे। एवरेज कॉस्ट मेथड में क्या होता है, यह ज़रा डिफरेंट है, इसके लिए एक्सेल में इस तरह कैलकुलेट टेबल नहीं बनेगी, मैं एक और शीट पे चला जाता हूँ, ठीक है। इसके लिए एक्सेल में आपको जो है इस तरह का एक टेबल बनाना पड़ेगा, कुछ तो डेट वगैरह के, और ये ट्रांजैक्शन किस टाइप की चल रही है, नंबर ऑफ यूनिट क्या चल रहे हैं, यूनिट कॉस्ट जो है और वैल्यू, ठीक है। और ये यूनिट कॉस्ट जो है ना अगर आप और करें 120 के तो चले जिक्र था, 125 का जिक्र था, ये तो आपके कुछ परचेजेज हैं जो आपने की हुई, अगर आप और करें तो इसमें आपकी सारी परचेजेज हैं, और जो पीरियड के आखिर में, ठीक है ना, एट द एंड ऑफ पीरियड वी कैलकुलेट द एवरेज कॉस्ट एज फॉलोज। अब आप यहाँ पर 10 40 50 40 ये क्या चीज़ है, ये देखें इसमें 10
120 प्राइस पे, 40 125, 50 130 और 40 132 और करें ये चीजें जो व्हाइट में शो की गई हैं ये आपको इधर नजर आ रही है। 10 120 प्राइस पे, 40 125, 50 130, 40 132 और इनको मल्टीप्लाई करके ये फिगर आ गए हैं। बेशक इस तरह देख लें, देखें बिलफर्ज ये 10 इंटू 120 तो ज़ाहिर है 1200 आ रहा है। इसी तरह ये देखें कैंसिल कर लेते हैं इसको, इधर देखें ये 40 इंटू 125 देखें 40 इंटू 125 तो ये 5000 यहाँ पर आ गया। इस तरह ये सारा इस तरह मल्टीप्लाई किए गए हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, हमने इन सब को टोटल किया और इन सब को टोटल किया। ठीक है, इनको टोटल किया, जैसे इन सब को टोटल कर दें जरा एक मिनट, ये अगर मैं इस कॉलम को टोटल करूं जरा नोट करें, ये टोटल जब मैं करूंगा ज़ाहिर ये 140 तो नहीं, उससे पहले 10 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 40 देखिए किस तरह 10 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 40 और ये 140 इसका टोटल हो गया। इसी तरह इनका टोटल करूंगा जरा देखें 1200 प्लस 5000 प्लस 6500 प्लस 5 to 80 ये 17980 ये टोटल आ गया। ठीक है, अब ये आपके पास टोटल कॉस्ट है और ये टोटल नंबर ऑफ आइटम है, तो एवरेज कैसे, ये फिगर कैसे आया है, ये इस फिगर को 140 पे हमने डिवाइड किया, यानी डिवाइडेड बाय 140 और ये 128.43 राउंड करके ये फिगर आ गया 128.43। ये नीचे भी मैंने कैलकुलेट करके बताया हुआ है, होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। एवरेज कॉस्ट विच वी कैलकुलेट एट द एंड ऑफ द पीरियड, एवरेज कॉस्ट का वो टोटल, ये दो टोटल, इस फिगर को इस फिगर पे डिवाइड कर दें, टोटल कॉस्ट जो टोटल यूनिट्स ये डिवाइड कर लें 128.43, ये राउंडेड फिगर हो गया। और इसके बाद फिर हम इसी राउंडेड फिगर पे सारी कैलकुलेशन कर लेते हैं। आगे कैलकुलेशन पे वो इंडिविजुअल कीमतें इस्तेमाल नहीं करते, बस इसी को इस्तेमाल करते हैं। देखिए 90 यूनिट हमने बेचे हैं, 90 यूनिट को इस पे कैलकुलेट कर लें इस तरह, देखिए 90 बेचे हमने तो 90 मल्टीप्लाई बाई 128.43 और ये आपके पास आंसर 11558.70, बस ये इसकी प्राइस हो गई, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और 50 वाला दूसरा जो है ना 50 मल्टीप्लाई बाई 128.43 और ये 6421.50, ठीक है ना, तो ये इस तरीके से ये इसकी एक और कीमत आ गई है। अब आप देख रहे हैं कि ये पिछले दोनों से भी मुख्तलिफ है, ठीक है ना, ये एवरेज कॉस्ट मेथड जो है ना फाइफो है ना लाइफो है, कुछ और ही है, ठीक है। तो ये तो बहरहाल अभी तक चल रहा था पीरियोडिक, अब चल रहे हैं बात कर रहे हैं परपिचुअल की, ठीक है। और परपिचुअल में पहले फाइफो, परपिचुअल में फाइफो, ठीक है। अब जरा आप देखते हैं कि परपिचुअल में फाइफो मेथड किस तरह चलता है। अब परपिचुअल में ये है कि हम ये नहीं करेंगे कि हम महीने के एंड का इंतजार करेंगे, अब साथ साथ कैलकुलेशन करेंगे और ये आपको डिफरेंट लगेगा। हम महीने के एंड पे जाके एवरेज भी कैलकुलेट करेंगे तो साथ साथ कैलकुलेट करेंगे, आप देखेंगे कैसे। इसी तरह फाइफो लाइफो का भी साथ साथ ही कैलकुलेशन होगी, ये बात ध्यान में रखें। और परपिचुअल अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच है। क्वेश्चन तो आप देख रहे हैं, चलें इधर ही समझा देता हूँ डायरेक्ट कैलकुलेटर की मदद से, एक्सेल को लेने दें बस। इधर ही देख रहे हैं, इसमें फाइफो है और परपिचुअल इन्वेंट्री मेथड में सबसे पहले आप तो वो ट्रांजैक्शन, परचेजेस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और बैलेंस, ये सारी कैलकुलेशन आपको इकट्ठी नजर आएगी। ट्रांजैक्शन, आप ये वही ट्रांजैक्शन है, बिगिनिंग इन्वेंट्री, परचेज सोल्ड, परचेज सोल्ड, सोल्ड परचेज सोल्ड,
आप देखें बिगिनिंग एंट्री परचेज सोल्ड परचेज सोल्ड सोल्ड परचेज सोल्ड, अगर आप देखेंगे वो सारा कुछ मौजूद है इधर। ठीक है, सबसे पहले बिगिनिंग इन्वेंट्री, चूंकि ये बिगिनिंग इन्वेंट्री ना परचेजेस में आ रही है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। बेसिकली हमारे पास 10 यूनिट है, 120 प्राइस पे है, तो 10 इंटू 120 आपके पास 1200 आ गया। ये इसका जिक्र हो रहा है बिगिनिंग 10 120। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं 10 इंटू 120 जो है 1200, ये बैलेंस था हमारा शुरू में। इसके बाद आपके पास क्या हुआ, इसके बाद आपके पास आया परचेजेस 40 आपने 125 प्राइस पे खरीदी है। तो उसकी कैलकुलेशन हमने कैसे की, 40 125 प्राइस पे जो है, और ये मैंने परचेजेस के नीचे लिखी है और इधर भी परचेज लिखा हुआ है 40 125 40 इंटू 125। देखिए ना ये कैसे किया, ये किया इधर देखें 40 इंटू 125, तो ये 5000 हो गया इधर। लेकिन इधर जरा यहां देखें साथ साथ अलग अलग हिसाब चल रहा है। 10 120 वाला ये ऊपर से इधर उतर गया और 40 125 वाला ये वाला भी इधर आ गया बैलेंस में हमारे पास। यानी 10 वाला हमने अलग मेंटेन रखा हुआ है, 40 125 वाला 10 जो 120 वाले हैं वो अलग मेंटेन रखे हुए हैं, 40 125 वाले अलग मेंटेन रखे हुए हैं। और इसके बाद हमने सेल करने किए हैं 20 हमने सेल किए हैं, लेकिन चूंकि 5 है तो ये 10 पहले निकलेंगे और इस 40 में से 10 बाद में निकलेंगे। ये 10 पहले निकलेंगे, 10 120 प्राइस पे 1200 के निकल गए, आप खुद ही अंदाजा कर सकते हैं 10 इंटू 120 1200। और बाकी इस 40 में से जो 125 प्राइस वाले हैं 10 उस 125 प्राइस पे 1250 निकल गए हैं। और जब इस 10 ये तो सारे निकल गए हैं, लिहाजा वो तो खत्म ही हो गया। और इस 40 से 10 निकल गए हैं तो 30 रह गए हैं, 30 इंटू 125, तो ये 3750। अगर 30 को आप 125 से मल्टीप्लाई करें इधर 30 इंटू 125, तो ये 3750। ठीक है, और बाकी ये तो 10 ही मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। तो ये हमारे पास सिचुएशन हो गई। अब आगे बढ़ते जाएं, नेक्स्ट हमने 50 मजीद परचेज किए हैं, तो 30 का ये 30 125 वाली ये एंट्री नीचे उतर गई और 50 130 जो 6500 है जो परचेजेज हैं ये यहाँ पर भी एंट्री हो गई और यही एंट्री इधर भी नीचे आ गई। एग्जैक्टली इस तरह जैसे ये एंट्री इधर नीचे आ गई थी उस तरह। अब हमारे पास 30 और 50 30 125 वाले हैं, 50 130 वाले हैं, ये हो गया। अब आपने फिर सेल किए हैं, ठीक है ना, 20 आपने सेल किए हैं, तो 20 कहां से निकलेंगे, ये जाहिर है ये पहले और पुराने वाले से निकलेंगे 30 में से, तो 20 125 वाले निकल गए और आपके पास 30 की वजह 10 रह गए 125 वाले, और कैलकुलेशन सामने हो चुकी है, सामने ही है, और 50 अपनी जगह पर है। नेक्स्ट आपने 30 और सेल करने हैं, तो 30 सेल करने हैं तो 10 ये वाले सेल हुए हैं, 10 ये वाले सेल हुए हैं और यहां इन्वेंट्री से निकल गए, और 20 इससे सेल हो गए हैं। 20 जब इससे सेल हुए हैं तो 20, क्योंकि टोटल 30 सेल करने हैं, तो 10 ऊपर वाले सेल हुए हैं और 20 ये वाले 130 वाले सेल हो गए। और जब इससे 20 सेल हो गए तो ये 30 बाकी रह गए, और बाकी ये मल्टीप्लिकेशन ही है और कुछ नहीं है। इसके बाद 40 आपने मजीद परचेज किए और इस प्राइस पे परचेज किए, टोटल कीमत ये, यही एंट्री इसके साथ नीचे आ गई। अब आपने 20 और, तो 20 कौन से, जाहिर इस 30 में से ही निकलेंगे, पुराने यही है। 5 चल रहा है ना, जब 5 चल रहा है तो साथ ही साथ उस 30 से 20 निकल जाएंगे, 10 रह जाएंगे। और जब ये डियर स्टूडेंट ये सारा कुछ हो गया, बाकी ये 40 को कोई नहीं छेड़ा गया, उसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं पेश आई, ये बस इसी तरह है। ये सारा कुछ कर देने के बाद अब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हिसाब कैसे करते हैं, ये देखें। आपने ये तमाम फिगर आपस में ऐड करने हैं। देखिए 1200 प्लस 1250 प्लस 2500 प्लस 1250 प्लस 2600 प्लस अगेन 2600 और इक्वल टू ये 11,400, ये फिगर आ गया। वैसे अगर आप 5 से रिकॉर्ड करेंगे पिछला भी तो यही फिगर आया था।
जहां तक इसके आखिरी इन्वेंट्री जो रिमेनिंग इन्वेंट्री है वो कितनी है वो देखें। इसके लिए पूरा सब टोटल नहीं करना क्योंकि ये हम साथ साथ नीचे उतारते रहे हैं। तो ये दो देखें 50 यूनिट रह गए, 10 ये और 40 ये, और किस प्राइस पे रह गए आखिरी दो को टोटल करें। ये देखें मैं अगेन बता रहा हूं, इस आखिरी दो को जहां माउस है इनको टोटल करें। ठीक है, कैसे 1300 प्लस 5280 तो 6580। तो ये हमारे पास फिगर आ गए। ठीक है, वैसे अगर आप पिछला भी 54 वाला देखें पीरियाडिक वाला तो यही आंसर थे। 54 दोनों सूरतों में एक ही आंसर देता है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं, लाइफो पे आते हैं। ये लाइफो का शेड्यूल है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं कि सारा नजर आए। अच्छा जी, ये लाइफो का शेड्यूल है। अगेन बाकी उस शेड्यूल का ट्रांजैक्शन है, परचेज है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, बैलेंस है, बाकी शेप उसी तरह है। सबसे पहले हमने बिगिनिंग इन्वेंटरी से शुरू किया। 10 यूनिट थे, 120 प्राइस वाले 10 यूनिट थे तो वो तो 1200 यहाँ से तो हमने शुरू किया था। फिर 40 125 तक 5000 ये तो बस जस्ट उठ के इसके नीचे आ गया, वो नीचे उतर गया और ये वाला फिगर इधर आ गया। इसके बाद आपने 20 बेचे हैं, लेकिन चूंकि ये लाइफो है लिहाजा ये 20 इस 40 से निकलेंगे, इस 10 से नहीं निकलेंगे, इस 40 से निकलेंगे 125 वाले, और इसी वजह से 125 लिखा हुआ है। तो यहां पर भी 40 के बजाय 20 हो गए, 20 125 वाले, और उनमें से 20 इधर आ गए होपफुली। और बाकी मल्टीप्लिकेशन उसी तरह हो रही है, इधर भी उस तरह हो रही है, होपफुली आप कर सकेंगे। फिर आपने परचेज किए 50 130 वाले, तो देखें दो ये नीचे उतर गए और एक 50 130 वाले ये भी साथ आ गए। अब आपने 20 सेल किए तो 20 किस में से जाना चाहिए, लाइफ है, लिहाजा 20 इस 50 में से जाना चाहिए। ये देखें ये 10 और 20 हमने नहीं छेड़ा, इस 50 में से 20 कम कर लिए, ये 30 रह गए, और 20 इंटू 130 2600 और 30 इंटू 130 3900। फिर आपने 30 मजीद बेचे हैं तो ये 30 वाले सारे निकल गए, और वही 10 20 वाले और पुराने वाले बाकी बच गए, जो इधर थे वो बाकी बच गए। फिर आपने 40 मजीद खरीदे हैं तो वो आके इसके नीचे लग गए, और इस प्राइस पे खरीदे हैं तो उसी प्राइस के मुताबिक लग गए। फिर आपने 20 मजीद बेचे हैं तो वो इस 40 से निकलेंगे, क्यों, अगेन लाइफो है। अब आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कैसे हिसाब करना है जी, ये सारा उसी तरह टोटल करना है। 2500 2600 3900 2640 सब करेंगे तो 11640, और इधर टोटल करेंगे तो इस पूरे का नहीं करेंगे, ये आखिरी जो सेल है इसमें इन सब का टोटल कर लेंगे 6340। ठीक है, बेशक इनको कर लें। तो ये जी लाइफो मेथड पे किस तरह परपेचुअल में कैलकुलेशन होती है वो भी मैंने आपको बता दी। अब आगे बढ़ते हैं मजीद। अब बताते हैं जी कि एवरेज कॉस्ट अंडर परपेचुअल मेथड किस तरह चलता है। अब आप देखें कि जी सबसे पहले बिगिनिंग इन्वेंट्री थी, 10 यूनिट थे 120 पे, तो वो तो 1200 का हो गए, बाकी बात खत्म। फिर आपने क्या किया कि 40 125 पर परचेज करके 5000 के मजीद परचेज कर दी। लेकिन यहां देखें सिर्फ एक ही एंट्री है, ये 10 और एक्चुअली अब यहां पर क्या हुआ है ये जरा समझे। ये इस तरह रखता हूं ताकि आपको दोनों नजर आए। देखिए मेरे पास 10 यूनिट ये थे और 40 मजीद खरीद लिए, तो हमारे पास टोटल यूनिट कितने हुए, 10 प्लस 40 कितने हुए, 50 यूनिट्स। टोटल यूनिट हमारे पास हो गए 50। चले ये 50 तो वो वाला है। अच्छा प्राइस क्या हुआ, यहाँ 1200 था और यहाँ 5000 था, तो जरा ये प्राइस भी जमा कर लेते हैं। 1200 प्लस 5000 तो ये 6200, ये प्राइस भी टोटल हो गई। अच्छा इस प्राइस को इस 50 से डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय 50 नंबर ऑफ यूनिट्स पे, टोटल प्राइस को नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड कर दें तो 124। तो हमने ये 10 की ये प्राइस इग्नोर कर दी और 40 की ये प्राइस, और इस तरह सपोज किए जैसे हमने 50 खरीदे हैं, 50 के 50 खरीदे हैं और सारे 124 पे खरीदे हैं। वैसे आप देख भी लें
50 मल्टीप्लाई बाय 124 जो है ये 6200 होते हैं। तो इसमें ये 124, ये 120 और 124 का एवरेज हो जाएगा। ये उस तरह का एवरेज नहीं है जिसमें आप डायरेक्ट 120 प्लस 125 ऐड कर देते हैं और फिर 2 पे डिवाइड कर देते हैं, तो ये तो कुछ और ही आ रहा है। ये उस तरह का एवरेज नहीं है, इसको हम वेटेड एवरेज कहते हैं स्टैटिस्टिक्स में। और इसके लिए बेसिकली ये करते हैं कि पहले टोटल कॉस्ट मालूम करते हैं और टोटल नंबर ऑफ यूनिट मालूम करते हैं। देखिए यहाँ 10 यूनिट है, यहाँ 40 यूनिट है। पहले यूनिट जमा करें, 10 प्लस 40 50 हो गए, 50 यूनिट्स हो गए, वह इधर आ गया। अच्छा, और कॉस्ट कितना है? 1200 इधर है और 5000 इधर है। 1200 प्लस 5000 तो 6000। अब इस 6200 को इस 50 से डिवाइड करें, डिवाइड बाई 50, तो ये 124 असल में ये एवरेज इस तरह आता है। बहरहाल ये वो एवरेज कॉस्ट है। अच्छा, ये तो हो गया। इसके बाद आपने 20 यूनिट बेचे हैं। होपफुली आप तो आपको सारा क्वेश्चन याद ही हो गया होगा कि अब आपने 20 यूनिट बेचे हैं, तो 20 किस हिसाब से बेचे हैं? हम कहेंगे कि हमने 124 पे बेचे। 20 हमने 124 पे बेचे हैं। अब वो पुराने 125 120 को भूल के हम समझेंगे 20 इंटू 124, तो हमने $2480 के 20 यूनिट्स बेच दिए। बाकी कितने बेचे? वो 30 यूनिट बेचे। हर एक की प्राइस कितनी? 124, और 30 इंटू 124 आप चेक कर लें, 3720 हो गया। अच्छा, इसके बाद आपने 50 और खरीद लिए और 130 पे खरीदे हैं और इसकी टोटल प्राइस आपने ये दी है। तो अब आप क्या करेंगे? बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे 10 और 40 के साथ आपने एवरेजिंग की थी, अब 30 और 50 के साथ वही करेंगे। देखें, यहां आपके पास पुराने 30 यूनिट है, 50 नए आ गए हैं। तो 30 प्लस 50 कितने हो गए? 80 यूनिट्स हो गए। और प्राइस देखें 3720 ये है, 3720 ये है, प्लस 6500 ये है, ये आपका टोटल प्राइस हो गई, ये नंबर ऑफ यूनिट हो गए। इसको जरा डिवाइड कर दें 80 से, तो 127.75 अब आपके पास एवरेज प्राइस हो गई। और बेशक आप इसको 80 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई 80 इज इक्वल टू 10,220। ये अब आपके सूरत हाल हो गई। अगेन एवरेज का साथ साथ कैलकुलेट हो रहा है। चूंकि परपेचुअल है तो साथ साथ हम कैलकुलेट कर रहे हैं, महीने के एंड में नहीं करेंगे। इसी तरह फिर सोल्ड 20 सेल किए हैं, फिर 30 सेल किए हैं, तो 20 भी उसी प्राइस पे, 30 भी उसी प्राइस पे। आप चाहें तो 50 इकट्ठे इसी एक ही प्राइस पे निकाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन परपेचुअल का मतलब ये है कि 20 पहले निकले हैं तो 20 निकाल दिए, फिर 30 निकले हैं तो 30 निकाल दिए। 30 निकालने के बाद हमारे पास रह गए हैं 30, और 20 और 30 निकालने के बाद 30 रह गए इसी प्राइस पे। अब और 40 मजीद, तो अगेन एक एवरेज कॉस्ट मालूम कर ली, 30 और 40 को प्लस कर दिया 70, और 3832.5 और 5280 को ऐड करके 9112.5, इस फिगर को 70 पे डिवाइड कर लेंगे एवरेज। फिर आपने 20 सेल किए हैं तो इस प्राइस पर इतने मजीद निकाल दिए, 50 रह गए हैं। और आखिर में अब आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, आप इन सब का टोटल करेंगे, और जहां तक एंडिंग इन्वेंट्री की कीमत है तो उसके लिए सबको टोटल नहीं, ये आखिरी फिगर पढ़ेंगे 6509। तो ये आपके पास सारी कैलकुलेशन हो गई। डियर स्टूडेंट, अगर आप एक समरी बनाए ना, बल्कि मैंने आपके लिए जो मैं इंटरनेट से मटेरियल डाउनलोड किया था, मैं थोड़ा सा आपको बता भी दूं। ये मटेरियल था जो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया था। मुझे सॉरी अब इसका सोर्स याद नहीं रहा, लेकिन इसमें इन्होंने इस सब की समरी भी बताई हुई है, इस सब कुछ की समरी भी बताई हुई है। ज़्यादातर क्वेश्चन सारा वही है, लेकिन ये अब आपके पास मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं जो
हर केस में आपने देखा कि 90 यूनिट्स आपने बेचे हैं, 50 यूनिट एंडिंग इन्वेंट्री में है। लेकिन ये देखें कि केस नंबर 1 में आपके पास जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की कीमत है 11,400, फिर केस नंबर 2 में 11,780, फिर केस नंबर 3 में 11,558, केस नंबर 4 में जो परपिचुअल वाला है और लाइफ 5 फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट वाला है उसमें 11,400, यही एग्जैक्टली यही कीमत फिर आ गई है। मैंने बताया था ना कि 5 अंडर पीरियडिक अंडर परपिचुअल दोनों में एक ही किस्म का रिजल्ट देता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में भी और एंडिंग इन्वेंट्री में भी। लेकिन ये बाकी जो है ना लाइफो, इधर देखें आंसर और इधर देखें आंसर, और ये वाला भी और ये वाला भी, और एवरेज वाला इधर आंसर देखें और इधर आंसर देखें, और ये वाला और ये वाला। सो आपके पास समरी में और आप भी सिचुएशन आ गई है। होपफुली डियर स्टूडेंट आपको कुछ कुछ समझ आ रही होगी। अच्छा जी, सो 6 डिफरेंट इन्वेंट्री, ये क्या आ गया है, क्लोज। अच्छा जी, so we have 6 different inventory methods, 5 different cost of goods sold, and 5 different ending inventories values. All of them are generally acceptable accounting principle. वो गेप जो हम कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उन सब के मुताबिक ये सब वैलिड है, ये सारे प्रोसीजर वैलिड हैं। बस सिर्फ आपसे इतनी रिक्वायरमेंट है आपकी कंपनी से कि आप पहले से ही बता दें कि आप कौन सा प्रोसीजर यूज़ करेंगे। जब आप बाद में प्रोसीजर बार बार बदलेंगे तो शायद ये लोग एतराज़ करेंगे। शुरू में एक प्रोसीजर रखेंगे तो मसला नहीं होगा। बाकी पीरियोडिक एंड परपेचुअल FIFO विल ऑलवेज प्रोड्यूस द सेम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एंडिंग इन्वेंट्री, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो होपफुली डियर स्टूडेंट आपको कुछ कुछ समझ आ रही होगी और सॉल्व एग्जाम्पल की। अब मैं इन्वेंट्री कॉस्टिंग की जो समरी है, under FIFO unit costs are assigned to units sold in the order in which they were incurred, regardless of which unit were actually sold. The oldest or the first in unit cost are used to calculate the cost of goods sold. Remaining unit costs are assigned to the unit in ending inventory. यही होता है FIFO के assumption. LIFO में जो लास्ट आता है वो पहले बिकता है। एवरेज कॉस्ट में एवरेज पे बात चलती है। होपफुली आपको कुछ कुछ बात समझ आ गई है। सो थैंक यू वेरी मच। होपफुली आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा और सारे प्रोसीजर आपको समझ आ गए होंगे कि हम इन्वेंट्री के साथ कैसे डील करते हैं, इसकी कॉस्ट कैसे मालूम करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे मालूम करते हैं, इसमें पीरियोडिक और परपेचुअल का क्या इफेक्ट होता है, और लाइफो, फाइफो और एवरेज का क्या इफेक्ट होता है। होपफुली आपको सारे प्रोसीजर समझ आ गया होगा। बहरहाल आज हमने इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड पढ़े हैं, और सिर्फ वही नहीं, मैंने इसके अलावा भी इन्वेंट्री के हवाले से थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दी है, इन्वेंट्री को समझाया है, ये कि इन्वेंट्री कब तक आपकी ऑनरशिप में रहती है, कब से ऑनरशिप में शुरू हो जाती है, ये थोड़ी बहुत डिटेल बताइए। ये इजाफी डिटेल है जो आपको पता होनी चाहिए। ये कि सालाना एक दफ़ा जो है ना इन्वेंट्री की फिजिकल काउंटिंग क्यों ज़रूरी है, और उसकी एडजस्टमेंट और उसको श्रिंकेज कहते हैं, अगर एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ जाए तो उसका डिस्कशन हमने की है। इन्वेंट्री के मुख्तलिफ मैथड, पीरियाडिक, परपेचुअल, हमने उसका डिस्कस किया है, और ये बताया था कि पीरियाडिक जो है साल के दरमियान आपको बाज़ चीज़ों की सही फिगर रिफ्लेक्ट नहीं करता, परपेचुअल हमेशा रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन ये कंप्यूटराइज मेथड है, ये हर जगह आसानी से में हैंड कैलकुलेशन में इतना आसान नहीं रहता। फिर हमने इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड पढ़ाए हैं, और हमने 4 मेथड पढ़े हैं, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, FIFO, LIFO, वेटेड एवरेज। लेकिन फिर मैंने बताया कि स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन काफ़ी कम्बरसम है, और एक्चुअली जो हम यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में FIFO यूज़ करते हैं, LIFO और वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड हम इस्तेमाल करते हैं।
इसके अलावा लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट जो प्रिंसिपल है थोड़ी बहुत उसके डिस्कशन हमने की है, और उसके लिए बाज़ औक़ात जो है ना हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री की थोड़ी सी मैंने डिटेल बताई है। फिर हमने ये मुख्तलिफ जो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, लाइफो, फाइफो और एवरेज कॉस्ट, उसके हमने एजम्पशन थोड़े बहुत आपको बताए हैं, और उस पर एक डिटेल एग्जांपल हमने सॉल्व करके बताई है। पीरियाडिक और परपेचुअल के हवाले से अलग अलग बताइए। होपफुली आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच, और अब इजाज़त दे दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।